दोस्तों, आप सभी को पता है न्यू टैक्स रिजिम में अगर आप ऑप्ट करते हैं तो 7 लाख तक की इनकम पर आपको फायदा मिलता है। अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो उस केस में और 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन भी अलाउड किया गया है न्यू टैक्स रिजिम वालों के लिए। यानी 7.5 लाख तक सैलरीड पर्सन को, और जो सैलरीड पर्सन नहीं है उनको 7 लाख तक का बेनिफिट होगा। यानी 7 लाख या 7.5 लाख अगर आप अपनी इनकम दिखाते हैं तो आपको कोई भी टैक्स नहीं भरना। अगर इससे क्रॉस अगर आपकी इनकम हो जाती है तो उस केस में जो नॉर्मल स्लैब होगी न्यू टैक्स रिजिम की वो आपके एप्लीकेबल होगी। तो यह फायदा इस बार बजट 2023 के अंदर सरकार द्वारा दिया गया है। लेकिन इस फायदे वजह से एक ड्रॉबैक निकल के यह आता है कि अब आप सेक्शन 80C की कोई भी डिडक्शन नहीं ले सकते, सेक्शन 80D के कोई भी डिडक्शन आप नहीं ले सकते। जो लोग निवेश करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अब उन्हें डिडक्शन का फायदा नहीं मिलेगा। सेक्शन 80C से लेकर सेक्शन 80U के सभी डिडक्शन डिसअलाउ कर दिए जाएंगे अगर आप न्यू टैक्स रिजिम में ऑप्ट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने LIC ली है तो पहले ओल्ड रिजिम में अगर आप जाते तो LIC पर आपको 1.5 लाख तक की छूट मिल जाती थी। या फिर अगर आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते 5 साल की, पोस्ट ऑफिस में फिक्स डिपॉजिट करते 5 साल की, या अगर आप सीनियर सिटीजन है तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर निवेश करते हैं तो उस केस में भी आपको 1.5 लाख तक की छूट मिल जाती है। इसके अलावा अगर आप सेक्शन 80D के तहत अगर मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, जो ज्यादातर जो नागरिक है देश के वो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, जिस वजह से अब उन्हें यह छूट नहीं मिलेगी। 25,000 से लेकर सीनियर सिटीजन है तो 50,000 तक की छूट मिलती है। तो ये सभी छूटें जो है न्यू टैक्स रिजिम वालों को नहीं दी जाएगी अगर आप न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट करते हैं। ये सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजिम वालों के लिए अवेलेबल है। लेकिन दोस्तों, मैं अगर आपसे यह कहूं कि अगर आप न्यू टैक्स रिजिम में रहते रहते इनका भी बेनिफिट आप उठा सकते हैं, सेक्शन 80C, सेक्शन 80D, इनके अलावा भी जितने सेक्शन 80C से 80U के अंदर जो भी आते हैं उसका भी बेनिफिट अगर आप उठा सकते हैं, तो क्या आप मेरी बात पर विश्वास करेंगे? नहीं करेंगे? तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको 4 ऐसे तरीके बताने जा रहे हैं जिसके अंदर अगर आप न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट करते हैं तो भी आप बेनिफिट ले पाएंगे। सेक्शन 80C से सेक्शन 80D जो भी डिडक्शन जो ओल्ड टैक्स रिजिम में अलाउड किए जाते हैं वो आप न्यू टैक्स रिजिम में रहते रहते भी जो उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। उसके लिए आपको छोटी सी टैक्स प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो क्या होगी वो टैक्स प्लानिंग और कौन से ऐसे 4 तरीके जिससे आप इसका ये फायदा उठा सकते हैं, जो जानेंगे आज के हमारे इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को और जानते हैं कौन से ऐसे 4 तरीके हैं जिससे आप न्यू स्कीम में रहते रहते आप ओल्ड स्कीम के जितने भी डिडक्शन है उसका भी फायदा उठा सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को बिना देरी करते हुए। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को और जानते हैं अगर आप न्यू टैक्स रिजिम में ऑप्ट करते हैं तो कैसे ओल्ड टैक्स रिजिम रिलेटेड जितने भी डिडक्शन है उसका कैसे फायदा आप न्यू टैक्स रिजिम में रहते रहते ले सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपके घर में कोई चाइल्ड है, अगर आपके घर में कोई चिल्ड्रन है तो उस केस में आप उनके नाम से निवेश कर सकते हैं, उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं, जिससे जो भी आप निवेश करेंगे उनसे जो भी इनकम जनरेट होगी वो आपकी इनकम के अंदर क्लब नहीं किया जाएगा। सर, आप ये क्या कह रहे हैं? क्योंकि माइनर चाइल्ड अगर कोई हुआ जिसके अंदर हमने अगर इन्वेस्टमेंट कर दिया तो वो हमारी क्लबिंग का पार्ट हो जाता है। लेकिन हम यहां पर माइनर चाइल्ड की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहां पर बात कर रहे हैं अगर आपके घर में कोई एडल्ट चिल्ड्रन है, अगर आपके घर में कोई एडल्ट चिल्ड्रन है या फिर वो चिल्ड्रन है जो मेजर हो चुका है, जिसकी एज 18 साल या उससे ज्यादा हो चुके हैं, तो उस केस में जो भी इनकम आप उसे ट्रांसफर करेंगे, यानी उसके नाम से जो भी इन्वेस्टमेंट आप करेंगे, चाहे गिफ्ट के रूप में करें या इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली अगर आप करते हैं और उस इन्वेस्टमेंट से अगर कोई इनकम जनरेट होती है, एग्जांपल के तौर पर 50 लाख रुपए आपने अपने बेटे के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, गिफ्ट कर दिए, और उस 50 लाख रुपए से को उसने उसी सेविंग बैंक अकाउंट में रखा या उसकी फिक्स डिपॉजिट करवा ली, तो जो भी ब्याज होगा वो उसकी इनकम में टैक्सेबल किया जाएगा, ना कि आपकी इनकम में। लेकिन अगर आप माइनर के करेंगे तब आपकी इनकम में वो क्लब कर दी जाएगी। माइनर के लिए सिर्फ 1500 का ही एग्जम्पशन मिलता है। तो अगर कोई माइनर चाइल्ड है जिसके अंदर हम गिफ्ट करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस केस में जो भी इनकम जनरेट होगी उस इन्वेस्टमेंट से वो हमारी इनकम में क्लब कर दी जाएगी। लेकिन ये मेजर के केस में ऐसा नहीं है। मेजर अगर कोई है चिल्ड्रन तो उस केस में क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट ही नहीं होता है। तो अगर आप न्यू टैक्स रिजिम में है, मान के चलिए आप न्यू टैक्स रिजिम में आपने पूरी 7 लाख की इनकम जो है वो कवर करके रखी है,
अब अगर आप खुद से अगर अपने में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 50 लाख रुपए अगर निवेश करते हैं, तो उस केस में 3-3.5 लाख रुपए निकल के आते हैं इंटरेस्ट के, जो आपकी इनकम हो जाएगी और 30% इस पर टैक्स लग जाएगा, नहीं 1,12,500 रुपए तक का टैक्स निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों ये टैक्स आप बचा सकते हैं अगर आपके घर में कोई मेजर चिल्ड्रन है, एडल्ट है, जिसको आप इनकम, जो आपकी इनकम होगी आफ्टर टैक्स है। ज्यादातर जो लोग हैं वो समझ नहीं पाते कि जो गिफ्ट वो करते हैं उसका वो सोचते हैं कि उसका डिडक्शन मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। आपकी जो इनकम होगी सालाना, जिस पर 30% अगर ब्रैकेट में अगर आप आते हैं, तो ये टैक्स लगने के बाद जो 70% आपकी इनकम बचती है, अगर इसको आप गिफ्ट करते हैं, जिसमें गिफ्ट करने पर भी कोई टैक्स नहीं लगता, क्योंकि रिलेटिव डेफिनेशन में आपके चिल्ड्रन आते हैं, जिस वजह से गिफ्ट करने पर उनकी वो जो इनकम है, जो इनकम आप ट्रांसफर कर रहे हैं, वो उनकी इनकम नहीं मानी जाती। और अगर वो उस इनकम को इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उस केस में जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें जो इनकम जनरेट होगी वो भी आपकी इनकम नहीं होगी, अगर वो मेजर या एडल्ट चिल्ड्रन है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अगर आपके घर में कोई मेजर एडल्ट चिल्ड्रन है, तो उनके नाम से अगर आप पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं, या फिर अगर आप फिक्स डिपॉजिट अगर खुलवा सकते हैं, पीपीएफ अकाउंट के अंदर 1.5 लाख तक की छूट मिल जाती है। अगर आपके घर में कोई मेजर चिल्ड्रन है, अगर वो शेयर्स में निवेश करता है, डीमेट अकाउंट खुलवा लेता है, तो 1 लाख तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का एग्जम्पशन मिल जाता है उन्हें। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट मिल जाता है। जो भी इनकम उनकी जनरेट होती है वो 5 लाख रुपए तक, ओल्ड स्कीम के अंदर 5 लाख रुपए तक वो बेनिफिट ले सकते हैं। यानी 2.5 लाख उनकी इनकम है, 3-3.5 लाख रुपए उन्होंने आपके इन्वेस्टमेंट की वजह से उनकी इनकम हुई है, तो उस केस में 5 लाख के अंदर आ जाती है, क्योंकि डिडक्शन का भी छूट मिल जाता है, एटीसी एटीडी का भी छूट मिल जाता है, मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस ले लेते हैं तो उसमें भी उनका छूट मिल जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इन सभी से जो है वो आपको बेनिफिट हो जाता है कि अगर आप न्यू टैक्स रिजिम में है, आप ओल्ड टैक्स रिजिम में नहीं जाना चाहते, आप न्यू टैक्स रिजिम में है, तो आप ओल्ड टैक्स रिजिम का भी बेनिफिट उठा सकते हैं अगर आप गिफ्ट कर देते हैं। लेकिन इसमें भी एक ड्रॉबैक है। क्या ड्रॉबैक है? कि अगर आपने जो भी गिफ्ट किया है, यानी आपने से 20% 30% टैक्स बचाने के लिए अपनी पूरी की पूरी कैपिटल जो है 100% अपने मेजर चाइल्ड को दे दिए, लेकिन अगर आपका मेजर चाइल्ड जो है वो अगर फाइनेंशियली वीक हुआ या फाइनेंशियली इररिस्पॉन्सिबल हुआ, यानी अगर उसने शेयर मार्केट में पैसे लगा दिए और वो पैसे अगर डूब जाते हैं, तो उस केस में आपका पूरा कैपिटल निल हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, हमेशा अपने जो भी आपने निवेश किया है अपने चिल्ड्रन के अंदर, तो उस निवेश को हमेशा जो है अपने कंट्रोल में रखें और ऐसी जगह निवेश ना करने दे जहां से आपको लॉस हो जाए, और अपने चिल्ड्रन को जो है वो फाइनेंशियली लिटरेट जरूर करें ताकि वो इररिस्पॉन्सिबल ना हो। अगर आपको लगता है आपका चिल्ड्रन इररिस्पॉन्सिबल है, तो उस केस में आप ऐसा ना करें। लेकिन अगर आपको अपने चिल्ड्रन पे अगर विश्वास है, भरोसा है, तो उस केस में आप इनकम जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं गिफ्ट के रूप में। गिफ्ट जो है टैक्स नहीं लगेगा, और उस इनकम को अगर री इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस केस में कोई भी क्लबिंग प्रोविजन अलाउ नहीं होगा। दोस्तों आ जाते हैं अब अपने दूसरे तरीके पे। तो दूसरा जो हमारा तरीका है, जो दूसरा टैक्स प्लानिंग, वो ये है कि आपकी जो इनकम है जिसको आप निवेश करना चाहते हैं, वो आप में ना कर कर आपके पेरेंट्स में कर सकते हैं। यानी आपकी अगर मदर है, फादर है, तो उनके नाम से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उन्हें आप गिफ्ट कर सकते हैं, तो उस केस में वो रिलेटिव के डेफिनेशन में आ जाते हैं पहले। तो यानी जो आप गिफ्ट करेंगे इनकम, वो उनकी टैक्सेबल का पार्ट नहीं होगा। और अगर उनके नाम से जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है, चाहे पोस्ट ऑफिस में किया है, फिक्स डिपॉजिट में किया है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर किया है, पीपीएफ में किया है, एनएससी के अंदर किया है, या कोई अदर टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट स्कीम के अंदर किया है जिसके अंदर उन्हें डिडक्शन अलाउ किया जाता है, तो उस केस में वो इनकम आपके अंदर क्लब नहीं होगी। दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आप पेरेंट्स के नाम पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उस केस में अगर आप गिफ्ट कर देते हैं, तो उस केस में आपकी वो इनकम जो है वो क्लब नहीं होती है। यानी वो जो इनकम जनरेट होगी उस इन्वेस्टमेंट से, उस पर आपको टैक्स नहीं देना। आपके जो मदर है या फादर है, उनकी टैक्स लायबिलिटी वो मानी जाएगी, यानी उनकी इनकम के अंदर वो क्लब किया जाएगा। और अगर आपके पेरेंट्स की जो इनकम है वो नील ब्रैकेट में आती है या फिर लोअर टैक्स ब्रैकेट में आती है, क्योंकि आपसे ज्यादा हायर टैक्स ब्रैकेट उनको मिलता है एग्जम्पशन लिमिट का। अगर आप 2.5 लाख की बात करें, आपको 2.5 लाख का मिलता है ओल्ड स्कीम के अंदर, न्यू स्कीम के अंदर आपको 3 लाख तक का बेनिफिट मिलता है। तो सीनियर सिटीजन की बात करें तो वो ओल्ड स्कीम के अंदर भी 3 लाख का बेनिफिट ले सकते हैं, और अगर सुपर सीनियर सिटीजन है तो उस केस में 5 लाख तक का बेनिफिट ले सकते हैं। यानी जो भी इनकम आप ट्रांसफर करेंगे, जिससे आप आसानी से टैक्स बचा सकते हैं। न्यू स्कीम में रहते रहते, न्यू टैक्स रिजिम में आप रहते रहते आप अपनी जो इनकम है वो ट्रांसफर करते हैं अगर अपने पेरेंट्स के नाम से, तो उस केस में आप आसानी से जो 80C का डिडक्शन है, अगर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर निवेश करते हैं, या फिर अगर आप एनएससी के अंदर फिक्स डिपॉजिट
डिपॉजिट के अंदर निवेश करते हैं तो आप एटीसी का 1.5 लाख तक का बेनिफिट ले सकते हैं अपने पेरेंट्स के नाम से। अगर उनके नाम से आपने मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस ले ली तो 50,000 का बेनिफिट मिल जाता है। अगर उनके नाम से कोई डोनेशन कर दिया है तो उस केस में भी आपको 80G के अंदर डिडक्शन अलाउड किया जाता है। इसके अलावा अगर कोई स्पेसिफाइड डिजीज हो जाती है जिस पर खर्च किया गया है तो उसमें भी 80DD 80DD-B के तहत डिडक्शन अलाउड किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे डिडक्शन है जो अलाउड किए जाते हैं जिसके तहत आप तो नहीं ले सकते क्योंकि आप न्यू टैक्स रिजिम में, लेकिन अगर वो ओल्ड टैक्स रिजिम में रह जाते हैं तो उस केस में उन सभी डिडक्शन का वो फायदा उठा सकते हैं। आपके इन्वेस्टमेंट यानी आपकी इनकम में ही उनको फायदा वहां पर मिल जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अगर आप पेरेंट्स के नाम से इन्वेस्टमेंट करते हैं, पेरेंट्स के नाम से अगर कोई अकाउंट खुलवाते हैं तो उस केस में जो भी इनकम निकल के आएगी, चाहे वो इनका सेविंग के डिपॉजिट्स हो गए या फिक्स डिपॉजिट की इंटरेस्ट हो गया, तो उस आपको 50,000 तक की बेनिफिट मिल जाती है। आपके पेरेंट्स को 50,000 तक 80DD-B का जो है डिडक्शन अलाउड कर दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आप अपने पेरेंट्स के नाम से अगर सेविंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, इनकम ट्रांसफर करते हैं गिफ्ट के रूप में, तो उस केस में आप पर टैक्स जो है वो बचा सकते हैं बड़े ही आसानी से। दोस्तों आ जाते हैं अपने तीसरे तरीके पे। तो अगर आप गिफ्ट करते हैं अपनी इनकम अपनी स्पाउस को, तो उस केस में आप ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर 80C 80D के बेनिफिट उठा सकते हैं। कैसे दोस्तों नॉर्मली अगर आप डायरेक्टली अगर अपनी स्पाउस को गिफ्ट करते हैं तो उस केस में जो भी इनकम आपने ट्रांसफर करी है उसको अगर आपकी वाउस से इन्वेस्टमेंट करती है तो जो भी इन्वेस्टमेंट से इनकम जनरेट होगी वो आपकी क्लबिंग का प्रोविजन का पार्ट हो जाएगा, यानी वो आपकी इनकम में क्लब कर दिया जाएगा। क्योंकि अगर आप अपने स्पाउस को, वाइफ को इनकम ट्रांसफर करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये मानता है कि आप टैक्स बचाने जा रहे हैं, जिस वजह से इनकम टैक्स के अंदर जो है क्लबिंग प्रोविजन रखी गई है। अगर आपने स्पाउस के अंदर इनकम ट्रांसफर करी है और उस इनकम को उसने इन्वेस्ट किया है, यानी गिफ्ट अगर आपने स्पाउस को किया है तो उस केस में कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन जो गिफ्ट की गई अमाउंट है उसको अगर इन्वेस्टमेंट किया है फिक्स डिपॉजिट में या किसी अन्य डिपॉजिट स्कीम के अंदर तो वो आपकी इनकम का पार्ट बन जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर हम आपसे ये कहें कि आप डायरेक्टली गिफ्ट ना करें, आप इनडायरेक्ट वे से अगर जाएंगे तो उस केस में कभी भी क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होगी। कैसे? एग्जांपल के तौर पर अगर आपकी जो वाइफ है उसके अगर पेरेंट्स या मदर या फादर अगर अलाइव है तो उस केस में आप जो है उनके फादर यानी आपके फादर इन लॉ को आप मान के चलिए 5 लाख रुपए गिफ्ट कर दीजिए और आपकी जो मदर इन लॉ है वो आपके वाइफ को जो है 5 लाख रुपए गिफ्ट कर देगी। दोस्तों इस केस के अंदर, दोनों ही केस के अंदर कोई गिफ्ट टैक्स नहीं लगेगा। या ना अगर आप जो इनकम ट्रांसफर कर रहे हैं फादर इन लॉ के अंदर तो फादर इन लॉ के अंदर वो 5 लाख की इनकम जो है वो टैक्स नहीं होगी क्योंकि आपने गिफ्ट किया है, वो रिलेटिव के डेफिनेशन में आता है। आपकी जो मदर इन लॉ है जो आपकी स्पाउस के अंदर गिफ्ट करिए 5 लाख, वो भी रिलेटिव के डेफिनेशन में आता है। एंड इस केस में कभी भी जो है टैक्स नहीं लगेगा जो भी गिफ्ट अगर इनकम करी गई है। और अब अगर आपकी स्पाउस जो है फिक्स डिपॉजिट में निवेश करती है या कोई अदर इन्वेस्टमेंट स्कीम के अंदर निवेश करती है जहां पर उसको डिडक्शन अलाउड होता है तो उस केस में वो आपकी इनकम का पार्ट नहीं बनेगा। दोस्तों ये इनडायरेक्ट वे से आप टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं जो लीगल रूप में आप टैक्स बचा सकते हैं। यानी आप न्यू टैक्स रिजिम में और आपकी वाइफ जो ओल्ड टैक्स रिजिम में है तो उस केस में आप ओल्ड टैक्स रिजिम का अपनी वाइफ का जो है बेनिफिट उठा सकते हैं। आप अपनी इनकम ट्रांसफर कर सकते हैं लेकिन आपको इनडायरेक्ट वे में करनी होगी। अगर आप डायरेक्ट वे में करेंगे तब आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। दोस्तों इसमें दूसरा तरीका और मैं आपको बताता हूं कि अगर आपकी जो वाइफ है वो होम मेकर है यानी घर काम करती है और आपकी सालाना सैलरी 10 लाख रुपए है और आपने उसमें से 1 लाख रुपए उन्हें पर्सनल एक्सपेंस के लिए यानी घर चलाने के लिए पैसे दिए हैं तो उस केस में अगर आपकी जो स्पाउस है वो पैसे बचाकर इन्वेस्टमेंट करती है तो वो इनकम जो जनरेट होगी वो भी आपकी इनकम के अंदर क्लब नहीं की जाएगी। तो अगर आप स्मॉल अमाउंट अपनी स्पाउस को अगर देते हैं मंथली, अगर वो उसको री इन्वेस्टमेंट करती है अगर बचाकर पैसा बचाकर तो उस केस में कभी भी क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होंगे। इसके अलावा तीसरा तरीका हम आपको बताते हैं कि अगर आपकी स्पाउस ने जो भी आपने इनकम ट्रांसफर करी आपकी स्पाउस को गिफ्ट करी है और अगर आपकी स्पाउस ने शेयर्स ले लिए तो शेयर्स जब वो बेचेंगे तो 1 लाख रुपए तक का लॉन्ग टर्म अगर शेयर्स लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर होता है तो 1 लाख तक का एग्जम्पशन मिलता है। तो अगर आपकी स्पाउस ने 1 लाख तक का अगर कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किया है तो वो बेनिफिट उनको मिल जाएगा। इस वजह से चाहे आपने डायरेक्टली भी अगर गिफ्ट क्यों ना की है तो वो आपकी इनकम अगर क्लब भी होगी तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट है। यानी कहने का मतलब सिंपल सा ही है, आप अगर जो इनकम ट्रांसफर कर रहे हैं और आपकी जो वाइफ है वो अगर ऐसे इन्वेस्टमेंट में कर रही है जो इनकम टैक्स के अंदर एग्जेम्प्ट है, जैसे पीपीएफ अकाउंट के अंदर आप करते हैं तो पीपीएफ में आपको ब्याज मिलता है, आपकी स्पाउस को ब्याज मिलेगा, वो ब्याज एग्जेम्प्ट है तो वो आपके अंदर भी क्लब नहीं होगा। अगर ऐसे करते हैं तो उस केस में आप टैक्स बचा सकते हैं।
दोस्तों इसमें मैं चौथा तरीका आपको बताता हूं और जिससे आप टैक्स बचा पाएंगे कि आपने डायरेक्टली अपने स्पाउस को जो है गिफ्ट करिए और आपके स्पाउस ने इन्वेस्टमेंट किया है जिससे इनकम जनरेट हुई है, वो इनकम एक बार तो आपके अंदर क्लब हो जाएगी। अब जो इनकम जनरेट करी गई है उस इनकम को वापस अगर वो री इन्वेस्टमेंट करती है तो उसके इसमें क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पर आपने अपनी वाइफ को 10 लाख रुपए दिए, 10 लाख रुपए अपनी वाइफ ने जो है गिफ्ट के रूप में दिए और आपकी वाइफ ने जो 10 लाख बैंक में जमा कर दिए फिक्स डिपॉजिट के रूप में। अब उसके अंदर आपकी वाइफ को लाख, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए जो ब्याज मिला है, उस ब्याज पर आपकी इनकम के अंदर एक बार तो क्लब कर दिया जाएगा, लेकिन वो ब्याज फिर से अगर आपकी वाइफ इन्वेस्टमेंट करती है तो उस केस में कोई भी क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होगा। यानी सेकंड टाइम इन्वेस्टमेंट करने से जो इनकम है उसको वापस री इन्वेस्टमेंट, जो इनकम है उसको वापस इन्वेस्टमेंट करने से क्लबिंग प्रोविजन कभी भी अट्रैक्ट नहीं होता। ऐसे ही केस में हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करेंगे कि आपकी वाइफ ने अगर आप ट्रांसफर करते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर आपकी वाइफ को होता है, जो हमने आपको भी बताया था, तो 1 लाख तक का एग्जम्पशन है, तो वो 1 लाख की इनकम जो है वो आपकी वाइफ की इनकम मानी जाएगी। अब उस 1 लाख को वापस उस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को अगर इन्वेस्टमेंट कराया कहीं पर, तो वो भी आपके क्लबिंग प्रोविजन में नहीं आता, वो भी आपके अंदर क्लब नहीं होगा। पीपीएफ अकाउंट से जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है उस इंटरेस्ट को भी अगर वो री इन्वेस्टमेंट कर रही है तो उस केस में भी वो आपकी वाइफ की इनकम मानी जाएगी, ना कि आपकी इनकम। तो दोस्तों आप अपने स्पाउस के अंदर डायरेक्ट इनडायरेक्टली अगर करते हैं तो भी टैक्स बचा सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में भी हमने आपको बताया कि कैसे आप टैक्स बचा सकते हैं। तो दोस्तों आ जाते हैं अब अपने चौथे तरीके पे। तो हमने आपको बताया था कि अगर आप माइनर चाइल्ड के अंदर गिफ्ट करते हैं और इनकम जनरेट होती है तो वो आपके अंदर क्लब हो जाएगी, स्पाउस के अंदर करते हैं तो भी आपके अंदर क्लब हो जाएगी, अगर कोई माइनर मैरिड डॉटर है उसके अंदर करते हैं तो भी आपके अंदर क्लब हो जाएगी, आपके सन की वाइफ है उसके अंदर अगर आप निवेश करते हैं यानी गिफ्ट करते हैं और उससे कोई इन्वेस्टमेंट होता है, इनकम जनरेट होती है, तो वो सभी आपके अंदर क्लब हो जाएगी। लेकिन दोस्तों अगर आप अपने ब्रदर सिस्टर के अंदर अगर इनकम ट्रांसफर करते हैं, गिफ्ट करते हैं और उससे अगर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं और उससे कोई इनकम जनरेट होती है तो वो कभी भी आपके अंदर क्लब नहीं होगी। ध्यान रखिएगा, आपके जो ब्रदर सिस्टर है अगर उनकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो नील टैक्स लायबिलिटी निकल के आती है या फिर लोअर टैक्स ब्रैकेट में अगर वो आते हैं तो उस केस में आप जो है बेनिफिट उठा सकते हैं उनकी टैक्स स्लैब का, क्योंकि 2.5 लाख तक स्लैब मिलती है बेसिक एग्जम्पशन और 87A के रिबेट के हिसाब से, ओल्ड टैक्स रिजिम के हिसाब से 5 लाख तक की छूट मिल जाती है। और अगर उनकी 1 या 2 लाख की इनकम है या नील इनकम है तो उस केस में आप 5 लाख का पूरा ब्रैकेट की जो इनकम है वो आप क्लेम कर सकते हैं। कैसे करेंगे कि अगर आपने गिफ्ट कर दिया अपने ब्रदर या अपने सिस्टर के अंदर 10 लाख रुपए आपने निवेश कर दिए या 50 लाख रुपए आपने जो है गिफ्ट कर दिया और 50 लाख आपने जो गिफ्ट किए हैं वो उसको जो है इन्वेस्टमेंट कराया उनके नाम से। अब जो भी इनकम होगी, जो भी इनकम जनरेट होगी, इंटरेस्ट जनरेट होगा, कोई भी रिटर्न जनरेट होगा, कोई कैपिटल गेन जनरेट होगा या कोई डिविडेंड आएगा, वो सभी आपके ब्रदर और सिस्टर के इनकम के जो है पार्ट मानी जाएगी, आपके इनकम का पार्ट नहीं माना जाएगा। तो अगर आप न्यू स्कीम के अंदर है तो आपने 7 लाख रुपए कवर कर लिए पूरे के पूरे न्यू स्कीम के अंदर, तो आपके पास और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन आप अपनी इनकम में जैसे ही उस इन्वेस्टमेंट को ऐड करेंगे यानी अपनी इनकम में उस इन्वेस्टमेंट रिलेटेड अगर इनकम ऐड होगी तो आपकी टैक्स लायबिलिटी ज्यादा निकल के आ जाती है। तो आप उससे बचने के लिए ये आप कर सकते हैं कि आप अपने ब्रदर या सिस्टर जो है उसके अंदर इनकम ट्रांसफर कर सकते हैं, गिफ्ट के रूप में ट्रांसफर कर सकते हैं और आप जो एक बार गिफ्ट कर देंगे वापस वो गिफ्ट जो है वो रिवोकेबल नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, कभी भी वो पैसा जो वापस आप नहीं मांग सकते, जिसके तहत आप ये टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। और अगर आपके ब्रदर या सिस्टर की कम टैक्स लायबिलिटी है तो आप बेसिक एग्जम्पशन का फायदा उठा सकते हैं, बचा आप आसानी से सकते हैं न्यू टैक्स रिजिम में होने के बावजूद भी। उनका ब्रदर और सिस्टर को भी, आपके जो ब्रदर सिस्टर है उन्हें भी ओल्ड टैक्स रिजिम की वजह से ATC, ATD और उन सभी का फायदा मिलेगा जो आप नहीं उठा सकते। आप अपने ब्रदर सिस्टर के अंदर निवेश करते हैं, उनके नाम से निवेश करते हैं तो उस केस में कभी भी क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होता। तो दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो के अंदर हमने जाने 4 ऐसे तरीके जिससे आप टैक्स बचा सकते हैं, यानी ATC, ATD के डिडक्शन, जो डिडक्शन एग्जम्पशन है उनका फायदा आप ले सकते हैं न्यू टैक्स रिजिम में रहते हुए। यानी आप आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके फैमिली मेंबर्स में अगर कोई जिनकी टैक्स लायबिलिटी नील है या कम टैक्स लायबिलिटी है तो उनके लिए अगर ओल्ड टैक्स रिजिम लेना इंपॉर्टेंट है तो इन ओल्ड टैक्स रिजिम में अगर वो है तो उस केस में आप डिडक्शन एग्जम्पशन का बेनिफिट आसानी से उठा सकते हैं उन्हें गिफ्ट करके। तो बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं ये टैक्स प्लानिंग जिससे आप आसानी से टैक्स बचा सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।